हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीके शर्मा इंग्लिश ग्रुप। मेरे चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बच्चे आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए नए नए मेहमान लेके आता हूं आपसे रूबरू करवाने के लिए, ताकि आपको साइंस संबंधी कोई दिक्कत ना हो। साइंस की गोली मारो, मैं हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से आपकी रूबरू करवाऊंगा। और आज के इस स्पेशल खास कड़ी में हमारे साथ हैं बायोलॉजी के एक्सपर्ट यहाँ जितेंद्र सर जी। मैं उनसे बात करना चाहूँगा। आज बायोलॉजी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है रिप्रोडक्शन की बात मैं करूँगा। हमारे साथ हैं बायोलॉजी के एक्सपर्ट जितेंद्र सर जी। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर बायोलॉजी में दिक्कत आती है। दिक्कत तो हर विषय में आती है, लेकिन बायोलॉजी में कई बच्चों का डाउट होता है कि सर रिप्रोडक्शन पे कोई ऐसा वीडियो बनाया जाए। तो सर आप रिप्रोडक्शन को किस नज़र से देखते हैं? आप हमारे बच्चों को शॉर्ट में रिप्रोडक्शन का यूज क्या है और रिप्रोडक्शन क्या है हमारे बच्चों को बताइए। जी जी। सबसे पहले तो सर मेरा नाम हो गया जितेंद्र कुमार। जी हाँ। और मेरा अपना भी एक चैनल है डीएनए बायोलॉजी क्लास के नाम से, जहाँ पे हमने रिप्रोडक्शन का कुछ चैप्टर का है ना वीडियोज अपलोड किए हुए हैं वहाँ पे। जी हाँ। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन को हम लोग समझ सकते हैं एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये लिविंग के लिए एप्लीकेबल होता है। लिविंग ही है जो रिप्रोडक्शन कर सकता है, नॉन लिविंग तो ऐसा है नहीं, नॉन लिविंग से रिप्रोडक्शन होता नहीं। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी ही जैसे संतानों को जन्म देता है। और वो जन्म देना यानी कि रिप्रोडक्शन जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि रिप्रोडक्शन के द्वारा कोई भी जीव अपने जो जनसंख्या होता है, अपना जो कंटिन्यूटी होता है, अपना जो बारंबारता होता है, उसको मेंटेन करके रखता है। क्योंकि हम लोग बात करें धरती पे जितना भी जीव है सभी का लाइफ स्पान कुछ ना कुछ होता है। किसी का 20 साल, किसी का 25 साल, किसी का 100 साल, इस तरह से होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो जीव डेथ कर जाता है। यदि इस तरह से होते रहे, रिप्रोडक्शन नहीं हो और जीव डेथ करते चले जाए, तो एक दिन पता चलेगा कि पूरे धरती पे जीवों का कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। और रिप्रोडक्शन के माध्यम से सिमिलर जीव को, कोई भी जो जीव है अपने ही जैसे संतानों को छोड़ के फिर वह क्या होता है, वो चले जाते हैं। ये एक रिप्रोडक्शन होता है। और हम लोग बात करें टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का, तो रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। सबसे पहले हम लोग देखें तो धरती पर अलग अलग तरह का जीव है। कुछ जीव ऐसा है जो बहुत ही सिंपल है, यूनिसेलुलर है। कुछ जीव ऐसा है जो कॉम्प्लेक्स है, मल्टी सेलुलर है। और कुछ एडवांस तरीके का है, ऑर्गेनाइजेशन उसका बहुत ही बेहतर है। तो उस तरह से क्या होता है, रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जो होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल क्या होता है, तो एसेक्सुअल वैसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिंगल पैरेंट, सिर्फ एक पैरेंट के द्वारा कोई भी जीव अपने ही जैसे संतानों को जन्म देता है, उसको हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है यूनिसेलुलर जीव में, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जो है उसमें होता है। कुछ मल्टी सेलुलर में भी होता है, जैसे कि स्पॉन्जेज में होता है, स्टारफिश, ये सब कुछ समुद्री प्राणी है, वो सब में होता है। कुछ कुछ जो है ना हाइयर प्लांट्स, जो डेवलप वैरायटी का प्लांट्स हमारा दिखता है, वो सभी प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये वैसा रिप्रोडक्शन है जिसमें कोई भी इवोल्यूशन, कोई वेरिएशन नहीं हो पाता है। मतलब जैसा पेरेंट है वैसा ही उसका क्या होगा, ऑफस्प्रिंग बनेगा। ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग बात करें दूसरा रिप्रोडक्शन का, तो वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में क्या होता है, तो कोई भी जीव, दो जीव मिल करके, दो पेरेंट मिल करके एक नए शिशु का या नए ऑफस्प्रिंग का जन्म देता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि मनुष्य हो गया, हाइयर वैरायटी का जो एनिमल्स है वो सभी एनिमल्स में होता है, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, ये सब में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो भी चाइल्ड बनता है उसमें इवोल्यूशन और वेरिएशन होता है। धीरे धीरे उसमें क्या होगा, उस जीव में विकास होगा, धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ नया आते रहेगा और वह डेवलप करेगा। जिस तरह से वातावरण बन रहा है, जिस तरह से स्ट्रेसेस आ रहा है वातावरण में, वो सभी वातावरण में सर्वाइव करने के लिए जीवों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत होता है। अच्छा सर, तो ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बच्चे को एक्सप्लेन किया। सर, जैसा कि आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम देखते हैं, वैसे भारतीय संविधान में लड़की की उम्र 18 साल जी जी और लड़का के लिए उम्र है 21 साल, जी। क्योंकि 18 साल में लड़कियां और 21 साल में लड़के मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से शादी के लिए योग्य होते हैं। जी जी ठीक है, लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में देखते हैं कि लड़कियों की शादी 18 क्रॉस करके होती है जी और लड़कों की शादी, लड़के भी जॉब के चक्कर में शादी नहीं कर पाते जी हैं, जी क्योंकि जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक शादी नहीं जी करेंगे। अधिक उम्र में शादी करते हैं और हमने अक्सर देखा है, ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा जी, हूँ, जी। और अक्सर मैंने देखा कि लड़कियां और लड़के अक्सर अधिक उम्र में शादी करते हैं। तो मैंने बहुत ऐसे पेरेंट्स को मैंने देखा जुड़वा बच्चों को जन्म देता जी, है। जी। सर, इसके पीछे कितनी सच्चाई है, इसका क्या बायोलॉजिकल कारण है, जी जी। क्या ये वैज्ञानिक कारण है? सबसे पहले तो सर मैं बता दूं आपको। सर, पहले ये बताइए कि इस बात में सच्चाई है या नहीं है? जी जी जी, सच्चाई है, जुड़वा बच्चे को जन्म जी देता हाँ, है। लेकिन अक्सर मैंने ये देखा है कि अक्सर ज्यादा उम्र के पेरेंट्स ऐसा करते हैं। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है कि ज्यादा उम्र का होगा तो भी जुड़वा को जन्म देगा या कम उम्र का होगा तो जुड़वा का। मैंने 4-5 केसेस देखा है अभी 2 साल के अंदर में, मैंने 4-5 जी, केस, लगभग 6-7 केस मैंने देखा, जी, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। जी, हो सकता है। बायोलॉजी में है ना सर, बायोलॉजी को दूसरे टर्म में एक्सेप्शन साइंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मतलब बायोलॉजी एक एक्सेप्शन साइंस है, उसमें कोई रूल और रेगुलेशन कोई फॉलो मैच नहीं करता अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर होता क्या है, चाहे उम्र कम हो या उम्र ज्यादा हो, वो जुड़वा बच्चा को जन्म देने के लिए अवेलेबल नहीं है, किसी भी उम्र में वो हो सकता है। तो सबसे पहले जैसे आपने पूछे हैं कि 18 साल और 21 साल में मैरिज और उससे क्या फायदा है क्या नुकसान है, तो बायोलॉजिकल वर्ड में हम लोग सब देखें तो जीवन का जो लाइफ स्पैन है, हम लोग क्लास 12th का बात करें तो किसी भी जीवों का जो जीवन काल है उसको 3 फेज में बांट दिया गया है। एक जो फेज है वो है जुवेनाइल फेज, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जुवेनाइल फेज, बाल्यावस्था, जो मेल और फीमेल में बात करें तो 10 से 12 सालों तक चलता है। उस फेज को हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल फेज बोलते हैं। 12 सालों के बाद रिप्रोडक्शन करने की क्षमता आ जाता है, मेल और फीमेल दोनों में, चाहे बॉयज हो और गर्ल्स हो। 12 सालों के बाद, 12 से 14 यानी सालों 12 तक साल के बाद, यानी 12 साल के बाद लड़के और लड़कियां एक रिप्रोडक्शन दूसरे के विपरीत अंग की तरफ आकर्षित होते हैं, आकर्षित होने लगता है और रिप्रोडक्शन करने की योग्य हो जाता है। बल्कि उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन हर चीज पूर्ण रूप से मिच्योर नहीं हो पाता है, लेकिन रिप्रोडक्शन करने की योग्य वो हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कम उम्र में ही मैरिज कर दिया जाए तो वो सेफ होगा, या उम्र ढलने के बाद मैरिज किया जाए वो भी अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक कुछ लिमिट एज होना चाहिए, उस एज में ही मैरिज होना चाहिए। क्योंकि अब एज बहुत ही ज्यादा होने के बाद भी रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। और एज से यदि पहले मैरिज कर दिया जाता है तो उनका जो रिप्रोडक्शन का जो क्षमता है, कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन की ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन की मेच्योरिटी, ये सब पूर्ण रूप से हो नहीं पाता है। तो एक एज होना चाहिए जो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग लागू किया गया है। तो वहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं जो बहुत कुछ देखने के बाद, सोचने के बाद वहाँ पे वो अप्लाई होता है। बात रहा जुड़वा बच्चा का, तो बाद में चल करके जो जुड़वा चाइल्ड होने का ऐसा नहीं कि पहले हो जाएगा, यानी कि कम एज में होगा तो होगा, बाद में होगा तो होगा। जुड़वा होने का 2 रीजन है। पहला रीजन है कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में पता है कि 2 ओवरी होता है, प्रत्येक फीमेल में यूटेरस के बगल में 2 ओवरी होता है। तो पर मंथ एक ओवरी से एक ओवम निकलना होता है, एक ओवरी से लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से, उस तरह से होगा। और
एक के साथ यदि फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म मिलता है, तो चाइल्ड एक बनेगा। पहला चीज है। यदि किसी कारणवश दोनों साइड से ओवम निकलता है तो दोनों के साथ फर्टिलाइजेशन होगा और चाइल्ड क्या होगा, दो को बनेगा सर। ये पहला मेथड है। दूसरा चीज क्या है, यदि एक ही के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद उसमें क्या होगा सर, डिवीजन करता है सेल डिवीजन करेगा और सभी का सभी सेल एक साथ जुड़ करके एक साथ मैचिंग करके चाइल्ड का निर्माण करता है। लेकिन किसी कारणवश यदि क्या हुआ, वो जुड़ने में असक्षम रहा, हट गया, तो दोनों क्या करेगा, दोनों साइड से फिर से डिवीजन करेगा और दो चाइल्ड का वहां पे क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इस तरह से जुड़वा चाइल्ड का निर्माण होता है। बहुत सुंदर सर, आपने बहुत ही क्लियर बताया। लेकिन सर एक छोटा सा, बस 1 मिनट में आप हमें बताएंगे कि जब जब पुरुष की उम्र बढ़ती है, जी जी। जब जो जो पुरुष की उम्र बढ़ती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या उम्र बढ़ने के साथ पुरुष के स्पर्म यानी शुक्राणु की पावर, क्षमता घटती है? जी जी। एक यंग स्टेज का बात किया जाए तो यंग स्टेज में जो शुक्राणु प्रोडक्शन रेट है वो काफी ज्यादा होता है, जितना जरूरत का है उस हिसाब से वो होता है। लेकिन एज जब ढलने लगता है तो एज ढलने के बाद डिपेंड करता है कि वो न्यूट्रिशन किस तरह से ले रहा है, न्यूट्रिशन डाइट अच्छा सा चल रहा है तो फिर एज थोड़ा सा ढलेगा भी तो थोड़ा उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी एज ढलने के साथ साथ स्पर्म प्रोडक्शन रेट धीरे धीरे कम होने लगता है, बंद तो नहीं होता है लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है मेल में। लेकिन फीमेल में परमानेंट रूप से स्टॉप हो जाता है 50 से 55 सालों के बाद, वो जो ना ओवम बनना बंद हो जाता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका बंद हो जाता है। यानी जब महिलाएं 45 से 50 जब क्रॉस करती है तो उनका तो सबसे पहले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बंद हो जाता है, जी जी। जिसके कारण जो है दिक्कत आती है संतान पैदा करने में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने Thank you, मुझे sir. इतनी जानकारी दी और हमारे बच्चों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को शेयर करिए, खूब शेयर करिए, और हमारे सर के जो चैनल है DNA बायोलॉजी, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।